नमस्कार। राम राम दोस्तों, रामा राम। जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज अपन एक ऐसे शूरवीर योद्धा की बात करने वाला है। शायद उनकी शूरवीरता की कहानियों के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। वो हिंद का शेर, हिंदुआ सूरज, कीका के नाम से जाना जाने वाले राणा प्रताप। आज बात करेंगे उनके जीवन से संबंधित युद्धों से या उनकी बहादुरी के किस्से बात करेंगे आज। बिना टाइम गवाए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 1572 से 1597। जिस किसी राजा महाराजा के ऐसा ये लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब है वो इस टाइम तो राजा बने हैं और इस टाइम उनका राज्य से हटे हैं या उनका स्वर्गवास हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज कंप्लीट राणा प्रताप के एस्पेक्ट जितने भी बन सकते हैं आज मैं वो बताऊंगा। बस वीडियो के एंड तक का आप वॉच करना दोस्तों, कोशिश करना आप लास्ट तक बने रहो वीडियो में। इसमें कुछ ऐसी बातें भी आ सकती है जो आप कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन अपन हर चीज़ को आज सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर पहलू आज अपन चेक करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। 9 मई अभी निकली थी दोस्तों, 5-6 दिन पहले। उस दिन राणा प्रताप का हैप्पी बर्थडे था। इतिहासकार बताते हैं कि जन्म हुआ बादल महल कुंभलगढ़ में। बादल महल है कुंभलगढ़ में, आप जाओगे कुंभलगढ़ के बारे में दोस्तों, अबुल फजल कहता है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती सिर की। और कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकट स्थली कहा जाता है। राणा प्रताप ने अपना अधिकतम जीवन कुंभलगढ़ में बिताया। जन्म होता है 9 मई 1540 कुंभलगढ़। पिता का नाम था उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के भाई साहब 20 तो रानियाँ थी, मजे ही मजे और 25 पुत्र थे। इन 25 पुत्रों में सबसे बड़े जो थे वो थे राणा प्रताप। हर तरीके से, चाहे बुद्धि से ले लो, चाहे शरीर से ले लो, चाहे कार्यकुशलता, रणनीति, चतुर चालाक, हर तरीके से जो थे वो राणा प्रताप थे। माता का नाम था जयवंती बाई। जयवंता बाई या जयवंती बाई नाम आता है। कहाँ के थे? पाली के सोनगरा जो राजपूत थे उनकी पुत्री थी। ये तो हो गया राणा प्रताप का हल्का सा जीवन परिचय। पत्नी का जो नाम आता है दोस्तों वो आता है अजबदे पंवार, इनकी पत्नी का नाम। अब बात करते हैं अपन, एक थोड़ा सा अकबर का जन्म बता दूं मैं आपको। 1545 या 44 में होता है दोस्तों, शायद 44 में होता है, यानी कि अकबर से 4 साल बड़े हैं। ये केवल आपको मैंने ऐसे ही बताया। राणा प्रताप से जस्ट पहले मैं लेकर चलता हूँ राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह जी चित्तौड़ पे शासक थे। अकबर की नज़र थी चित्तौड़ मेवाड़ वाले राजस्थान के इस हिस्से में, लेकिन अकबर कामयाब नहीं हो पाया था। तो अकबर अपनी सेना लेके आता है पांडोली का युद्ध करने 1567-68 ईस्वी में। अब यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों कंट्रोवर्सियाँ इस मेवाड़ के इतिहास की। 1567-68 ईस्वी में जब चित्तौड़ पर अटैक करने आता है अकबर, इस टाइम में होता क्या है? इस टाइम में राणा उदय सिंह कहा जाता है कि अपने परिवार और ख़ास ख़ास लोगों को लेके उदयपुर की पहाड़ियों में चले गए, गिरवा की बस्तियों में, उदयपुर की पहाड़ियों में चले गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो उदयपुर की रक्षा करने के लिए उधर गए, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कायर थे जो भग गए वहाँ से, मेवाड़ छोड़ के, उदयपुर चित्तौड़ छोड़ के। जबकि उस टाइम में चित्तौड़ ही ज़्यादा वो हुआ करता था, राजधानी भी चित्तौड़ ही हुआ करते थे। तो चित्तौड़ छोड़ के उदयपुर की पहाड़ियों में गए, और पीछे 2 व्यक्ति, एक तो जयमल राठौड़ और एक पत्ता सिसोदिया, फत्ता या पत्ता सिसोदिया नाम आता है। इन 2 को छोड़ के जाता है कि आप मेवाड़ का ध्यान रखोगे। इसी युद्ध में बात करते हैं राणा प्रताप कहाँ थे। जन्म हो रहा है दोस्तों 1540 में, युद्ध हो रहा है 1567 में। अपना भाई कितने साल का होगा? लगभग 27 साल का।
राणा प्रताप उस समय 27 साल के थे। अब कुछ इतिहासकार सवाल उठाते हैं कि भाई साहब 27 साल का व्यक्ति एक कंप्लीट नौजवान होते हैं। राणा सिंह उदय सिंह तो वैसे ही कमज़ोर थे, कायर थे, लेकिन राणा प्रताप वहाँ से क्यों जाते हैं? कुछ इतिहासकार इसका जवाब देते हैं कि भाई साहब रणनीति, राजनीति, ये कुछ शब्द होते हैं जो बहुत काम आते हैं। परिस्थिति के अकॉर्डिंग व्यक्ति को वापस वार करना चाहिए। तो शायद समय की परिस्थिति थी, उदयपुर की पहाड़ियों में जाना पड़ा उस टाइम, और उसी टाइम के वो किस्से आते हैं कि हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। मतलब कहा जाता है उस टाइम में कि राणा प्रताप घास की रोटियां खाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये एक कवि थे सूर्यमल मिश्रण, उनके दिमाग की उपज हो सकती है कि घास की रोटियां खाई जाती है। भाई सब घास की रोटी कैसे खाओगे आप? घास की रोटी का पराठा बना लो। कवि ने थे, लिख दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि घास की रोटियां खाई थी। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष किया था। तो इसी संघर्ष में कुछ इतिहासकार कह देते हैं भाई साहब 27 साल के युवा थे। चलो आज तो देश में 60 साल का व्यक्ति, 50 साल के व्यक्ति भी अपने आप को युवा कह देते हैं, तो 27 साल के युवा वहाँ घास की रोटियां खाने क्यों गए भाई? ये एक एस्पेक्ट है, मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार कहते हैं। राणा प्रताप सैल्यूट करता है ये नायक आपको। युद्ध होता है, युद्ध के अंदर मेवाड़ हार जाता है और मेवाड़ की जनता थी 30,000 की, उसको अकबर भाई साहब कटवा देता है। आप सोच सकते हो मुगल आक्रांताओं की सोच क्या रही होगी। इस युद्ध में जनता मरी गई 30,000 की, सैनिक तो मरे जो मरे, जनता और गोधन गायें कटवा दी गई। ये अकबर के जीवन काल का सबसे बड़ा धब्बा है। खैर जो भी रहा, चित्तौड़ पे कब्जा हो गया किसका? अकबर का। लेकिन अकबर के जो मन में ठेस थी वो ये थी कि राणा प्रताप आके मेरे पैरों में गिरे और मेरे से जान की भीख मांगे, उसके बाद भले ही मैं चित्तौड़ क्या, भले ही आधा भारत दे दूं उसको, मैं राणा प्रताप को आधा भारत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस वो एक बार मेरे पैरों में आके गिरे। तो अकबर, मैं आपको बता दूं, राणा प्रताप केवल मेवाड़ के दीवान एकलिंग जी महाराज के पैरों में गिरा करते थे। उसके अलावा कोई दुनिया की ताकत उन्हें जीते जी अपने चरणों में गिरा नहीं पाई। चलते हैं इससे आगे। चित्तौड़ पे कब्जा हो गया अकबर का। इसके बाद 4 साल बाद, लगभग 67-68 के 4 साल बाद 1572 में 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है और उसी दिन राणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक की भी थोड़ी सी घटनाएं हैं कि राणा उदय सिंह जाते थे, जगमाल राजा बने, जबकि जगमाल को नहीं बना के राणा उदय सिंह के जो सामंत और सरदार थे, सलुम्बर के सामंत थे, उन्होंने राणा प्रताप को राजा बनाया। अब असली स्टार्ट होती है लड़ाई राणा प्रताप और अकबर की। इससे पहले तो राणा उदय सिंह और अकबर की लड़ाई चल रही थी। अब ओरिजिनलिटी में स्टार्ट होती है राणा प्रताप और अकबर की। अकबर का एक ही मकसद है भाई साहब, राणा को अपने अधीन लाना है, और कोई बड़ा मोटा मोटी कोई कारण नज़र नहीं आता। अकबर 4 लोग भेजता है बारी बारी से। 1572 में तो भेजता है जलाल खां कोर्ची, जो इसका सेनापति था खास, उसको भेजता है। उसके बाद मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल, 3 बहुत ही समझदार, चतुर, चालाक व्यक्तियों को भेजा जाता है। कहाँ पे? मेवाड़, कि आप लोग जाइए। मान सिंह जयपुर के राजकुमार थे, भगवत दास जयपुर के शासक थे, टोडरमल उनका एक तरह से रीढ़ की हड्डी हुआ करता था मेवा उसकी, अकबर की, मुगलों की। तो ये तीनों लोग भी आते हैं, लेकिन अकबर से सीधा राणा प्रताप से एक ही बात बोलते हैं, भाई साहब आप उनसे टक्कर नहीं ले पाओगे, अकबर की सेना बहुत बड़ी है। राणा प्रताप एक ही जवाब देते हैं उनको, क्या हो कभी हवेली पे, कहते ना तुम्हारे अकबर को है हिम्मत तो आओ हवेली पे, हिम्मत युद्ध करने आओ कभी।
बात करते हैं 1572 के 4 साल बाद 1576 ईस्वी की, हल्दी घाटी युद्ध की जिसमें कौन जीता कौन हरा इसका फैसला आप खुद करना। थोड़ी देर के बाद, वीडियो एंड के बाद कमेंट्स में बता देना कि जीता कौन। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो फैक्टर इतिहासकारों ने या अपनी गाइडों में लिखे हुए उनकी बात करेंगे आज अपन। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी घाटी कंप्लीट। जब हल्दी घाटी कोई भी कारण नहीं बचा कि अब तो युद्ध नहीं हो सकता, कंप्लीट हर तरीके से कोशिश हो गई अकबर की कि कैसे भी बचा लिया जाए इस युद्ध को। अगर राणा प्रताप अगर अपनी अधीनता स्वीकार कर ले अकबर की तो युद्ध वहीं खत्म है। लेकिन राणा प्रताप भी कह देते हैं भाई साहब कि चाहे जो कर लेना लेकिन स्वाभिमान तो हमारा अमर ही रहेगा। इतिहासकार कुछ डेट बोलते हैं 18 जून 1576 को युद्ध होता है, कुछ बोलते हैं 21 जून 1576 को युद्ध हुआ। इस युद्ध की कंप्लीट बातें आज मैं बताता हूँ आपको कि युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ। इधर से राणा प्रताप युद्ध करते हैं। पहली बात तो मैं ये बताऊँ आपको कि ये कुछ लोगों को लगता है, गलतफहमी लगती है कि युद्ध अकबर की तरफ से हुआ। अकबर युद्ध के अंदर आया होगा, राणा प्रताप युद्ध में खड़े हुए होंगे, 7 फुट का व्यक्ति उसके सामने 4.5-5 फुट का झींगा अकबर आके डिशुम डिशुम हुई होगी ना, हिम्मत ही नहीं हुई अकबर की। वो कहा जाता है ना, वो एक डायलॉग है कि माई एड़ा पूत जण जेड़ा राणा प्रताप, के माई एड़ा पूत जण जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो हो जके जान सिराने साप। साले झंडू की रातों की नींदें उड़ी हुई थी भाई साहब। रात में नींद में आदमी चिल्लाता है ना, एकदम से नींद से उठता है कि ये क्या हुआ। तो प्रताप को देख के भाई की ऐसे नींदें उड़ती थी। इधर अपन अकबर को मान ले कि अकबर युद्ध में आया नहीं है, अजमेर बैठा अकबर। हल्दी घाटी राजसमंद में है, ये बैठा अजमेर में। अजमेर से ये सेनापति नियुक्त करता है मानसिंह कछवाहा, जयपुर का राजकुमार। उसकी युद्ध नीति कौशल से ये प्रभावित हुआ था, तो मानसिंह इधर से युद्ध करने आता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी एक कचरा भरा हुआ है कि ये युद्ध हिंदू मुस्लिम के बीच हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, अकबर का सेनापति हिंदू है, राणा प्रताप का सेनापति हसन खां मेवाती है। हसन खां मेवाती, अब देख लो आप सड़ा। हिंदू का सेनापति मुस्लिम है, मुस्लिम का सेनापति हिंदू है। एक आध जगह लगता है कि ये युद्ध हिंदू मुस्लिम का है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर से हसन खां मेवाती सेनापति हैं। लीड रोल तो राणा प्रताप के पास है। राणा प्रताप खुद युद्ध में उतरेंगे हल्दी घाटी में, अकबर नहीं आया, लेकिन राणा प्रताप है। और इधर आ रहा मानसिंह। अब बात करते हैं इससे आगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो इनकी सेना का अनुपात था ना, वो था भाई साहब 80,000 अनुपात 20,000। वीर विनोद में श्यामल दास कहते हैं कि 80,000 तो थी अकबर की सेना और 20,000 थी हमारे सूरवीर राणा प्रताप की सेना। कहीं कोई मुकाबला ही नहीं था भाई साहब। कोई दूसरा ही झंडू होता ना, बाकी जयपुर जोधपुर वाले जैसे राजा महाराजा भाई साहब कब के नाक रगड़ के चल जाते हैं इनके पास में। ए बाप जी, थारी काली गाय यूँ छोड़ता मने, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई जो थारे खिलाफ युद्ध लड़वाए। लेकिन नहीं, राणा प्रताप ने कहा हम 20,000 ही काफ़ी, इधर 80,000। युद्ध स्टार्ट हो रहा दोस्तों हल्दी घाटी। थोड़ा सा युद्ध में गड़बड़ ये हो गई कि युद्ध की प्लानिंग बनी थी कि इनको दर्रे में रोकना। हल्दी घाटी आप जाओगे तो एक दर्रा आता है, उस दर्रे से जब मुगल सेना 80,000 की सेना निकलेगी तो उनको वहीं रोकना है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और युद्ध चला जाता है मैदान के तरफ, मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में, जो कि शायद वहाँ नहीं होके दर्रे में ही होना चाहिए था। इधर खड़ी है 80,000 की सेना और इधर खड़ी है 20,000 की सेना। युद्ध स्टार्ट होता है। सुबह जैसे ही
7-8 बजते हैं, सूर्यदेव के दर्शन होने के उपरांत रणभेरी बजती है, ढोल नगाड़े बजते, युद्ध स्टार्ट होता है। भाई साहब पहला वार इन 20,000 का इतना पावरफुल था, ये कम से कम बताते हैं कि 12 कोस यानी 15 से 20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर ये पीछे जाते हैं भागते भागते, अपनी चप्पलें लेते हैं हाथ में, माथे पे रखते हैं, भागते हैं वहां से निकल के भागते हैं। राजपूत सेना का अटैक की स्टार्टिंग इतना मजबूत था कि अकबर की सेना के पांव फूल गए, जमीन उखड़ने लगी, वहाँ से हल्दी घाटी इनको चुभने लगी, भगने लगे वहाँ से। लेकिन अकबर की सेना का एक प्रभारी था, जैसे अलग अलग प्रभार दिए जाते हैं सबको, तो एक प्रभारी को केवल इतना सा प्रभार दिया गया था। मेहतर खां नाम का व्यक्ति था, ये वहाँ पे एक झूठ बोलता है युद्ध के अंदर। मेहतर खां ये भाई साहब ऊंचे स्थान पे खड़े होकर कहता है कि सुनो सुनो सुनो, हमारे बीच युद्ध में शहंशाह है आलम, हिंद के सुल्तान अकबर पधार रहे हैं। जिससे ही मेहतर खां ने ये बोला कि अकबर युद्ध में आ रहा है, जो इसकी भगी हुई सेना थी ना वो आगे आ जाती है वापस। तब तक दोपहर हो जाती है और फिर युद्ध होता है स्टार्ट वापस। और इस युद्ध में इस बार थोड़ा सा इन 80,000 का पलड़ा भारी रहता है। इसी बीच राणा प्रताप को मौका मिलता है तो वो भी युद्ध में आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि राजा युद्ध के बाहर खड़ा होकर मॉनिटरिंग करता था, किसको क्या गाइडेंस वही से देता था, जबकि सेना लड़ा करती थी। लेकिन राणा प्रताप इसके विपरीत थे, तो वो भी युद्ध में आ जाते हैं। उनको क्या, दूर बैठा मानसिंह हाथी के ऊपर बैठा हुआ था होदे के अंदर, वो दिखाई दे जाता है। तो राणा प्रताप गुस्सा थे कि जयपुर वालों की, कि आप लोगों ने बेटी दे दी इनको और इनकी तरफ से युद्ध लड़ने आए हो, मेरे लिए राजपूत से टकरा रहा है। तो गुस्सा थे, तो राणा प्रताप चले जाते हैं उसके सामने अपना चेतक लेके। चेतक घोड़े पे सवार थे राणा प्रताप। चेतक अपने अगले दोनों पैर जो मानसिंह का हाथी था मर्दाना, उस मर्दाना हाथी की सूंड पे रख देता है और अपना भाला लेके जोर से वार करते हैं उस मानसिंह पे। तो मानसिंह पे जैसे वार किया तो जो एक तो होता महावत, जो हाथी चलाता, वो आगे बैठा था। उसके पीछे एक देखा होगा आपने, एक होदा होता है, होदा जिसमें बैठ के किसी की सवारी निकालते तो वो यहाँ बैठता है। तो मानसिंह उस होदे में झुक जाता है और जो भाला था, जो जोरदार से फेंका था, वो भाला यहाँ बैठे वाले व्यक्ति महावत को चीरते हुए पीछे ले जाता है। और मानसिंह छुप जाता है नीचे ओहदे में। तो राणा प्रताप को लगा कि मानसिंह मर गया और वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। ये हाथी बेकाबू हो जाता है और इस हाथी ने क्या कर दिया, जो चेतक था इसके आगे के एक पैर काट दिया। तलवारें होती थी हाथियों के सुंड में, और उस तलवार से एक पैर कट गया। किसका? चेतक का। तो राणा प्रताप वो गए बिना किसी सवार के, बिना किसी चेतक वेतक, कुछ नहीं था उनके पास। अब राणा प्रताप युद्ध मैदान के अंदर लड़ता है। भाई 7 फुट का व्यक्ति है, पहली बात तो कोई छोटा मोटा तो बयानी सामने नहीं आवा, तो ये धमाधम लड़ना स्टार्ट करता है। एक उस व्यक्ति का नाम क्या रहता है दोस्तों, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। एक सैनिक एक रहता है इसका, अकबर की सेना का, एक नाम भूल गया मैं उसका। उससे राणा प्रताप युद्ध लड़ते हैं। वो घोड़े पे सवार था। राणा प्रताप का वार इतना जोरदार था दोस्तों, उन्होंने, जैसा आप फोटो में देखोगे, उन्होंने उस व्यक्ति को घोड़े सहित चीर दिया, चीर के 2 कर दी। खुद व्यक्ति को तो चीरा जो चीरा, लेकिन घोड़े को और चीर के रख दिया। नाम मैं भूल गया उनका, आप देखना कमेंट्स में मैं डाल दूंगा।
उसके बाद इतिहासकार लिखते हैं कि राणा प्रताप को पूरी सेना घेर लेती है, चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, बीच में राणा प्रताप है। उसी टाइम सादड़ी का जाला बीदा आता है और राणा प्रताप का मुकुट उतार के अपने सिर पे रख लेता है। तो जाला बीदा भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा था और बीच युद्ध से राणा प्रताप साइड में निकलता है, उनको घायल होने की वजह से बाहर निकाल लिया जाता है। तो जाला बीदा फिर राणा प्रताप की जगह युद्ध लड़ता है और अकबर की सेना ने देखा कि जाला बीदा राणा प्रताप ही है और थोड़ी देर में जाला बीदा वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा अकबर की सेना को लगता है कि जाला बीदा यानी राणा प्रताप इस युद्ध में खेत रहे, राणा प्रताप इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। शाम होते होते दोनों सेनाओं की हालत इतनी पतली हो गई, दोनों सेनाएं कंप्लीट थक चुकी थी। अब बात करते हैं अपन कि युद्ध में जीता कौन। ये तो एक पक्ष है जो इतिहासकार लिखते हैं, जबकि अब स्टार्ट होता है दूसरा पक्ष। इसी युद्ध में एक ऐसा छोटा सा वाक्य याद आता है, मैं बताऊं आपको। एक बदायूनी नाम का इतिहासकार इस युद्ध में जाता है, बदायूनी। तो बदायूनी वहाँ पे जब सेना देखता तो होता क्या है कि जो मान सिंह की सेना थी, अकबर की सेना, उसमें राजपूत भी थे और मुस्लिम भी थे। और जो अकबर की सेना, जो राणा प्रताप की सेना थी, उसमें राजपूत और बीलर ये टुकड़ियाँ थी। अब बदायूनी कहता है आसफ खां को, आसफ खां नाम के एक व्यक्ति थे, उसमें शायद अकबर के चाचा थे ये। आसफ खां को कहता है, आसफ खां जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा साला अपनी सेना का राजपूत कौन सा और उनके सेना का राजपूत कौन सा है। पहचानने में मेरे समझ नहीं आ रही कि अकबर की सेना का राजपूत कौन सा है, राणा प्रताप की सेना का राजपूत है कौन सा है, मैं मारूं किसे। तब आसफ खां एक बात कहता है कि भाई साहब बदायूनी, आप तो बस राजपूत देख के मारते जाओ। आप देख लो ये राजपूत है, उसको मार दो, चाहे वो कोई सी भी सेना का हो, हमारे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इस्लाम का इसमें फ़ायदा होगा। ये उन लोगों की सोच थी और एक मान सिंह की सोच थी साले की, जो अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। कोई बात नहीं। अब अपन बात करते हैं इस युद्ध के एस्पेक्ट की कि युद्ध में जीतता कौन है। युद्ध अकबर के जो इतिहासकार थे बदायूनी, उनकी तरफ से देखे तो युद्ध जीता अकबर ने, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की किताब चलती है, राजस्थान अध्ययन, उसमें राजस्थान सरकार कहती है कि युद्ध जीता राणा प्रताप ने, हल्दी घाटी का शेर राणा प्रताप। और जो राजस्थान सरकार कोट करती है वो करती है, मीरा महाविद्यालय है उदयपुर में एक, वहाँ के इतिहासकार हैं डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, उनको कोट करके कहते हैं कि युद्ध जीता राणा प्रताप ने। वहाँ की गैलरी आप देखोगे तो वो भरी पड़ी है राणा प्रताप की सूरवीरता से। और चंद्रशेखर शर्मा यहाँ कहते हैं कि युद्ध होना 1576, अगले एक साल में राणा प्रताप हल्दी घाटी के आसपास के गाँवों के पट्टे जारी करते हैं। जैसे अभी सरकार पट्टे जारी करती है, पहले राजा पट्टे जारी करते थे। तो जो राणा प्रताप अगले एक साल तक पट्टे जारी करते हैं और हल्दी घाटी के आसपास के लोगों को पट्टे बांटते हैं। तो पट्टे बांटने का काम भाई या तो सरकार करेगी या राजा करेगा, इसका मतलब राणा प्रताप वहाँ का राजा है। और दूसरा एस्पेक्ट एक नज़रिया आता है कि अकबर एक साल तक इस आसफ खां और मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर देता, मतलब इसको दिल्ली दरबार में आने से रोक दिया जाता कि आप लोग यहाँ आओगे नहीं, इसका मतलब आप युद्ध में मुँह की खा के आए हो। इसके बाद कहते हैं कि 1576 में 1-2 महीने बाद खुद अकबर भी वहाँ आता है। अगर भाई साहब जीत जाते हैं तो क्यों आते हैं वहाँ पे, फिर वापस क्यों आते हैं, लेकिन वहाँ आते हैं, इसका मतलब युद्ध में आप हारे हो। इसके बाद अकबर बहुत सारे अभियान भेजता है। 1576 में शाहबाज खान 77, 78, 79, 1582, कभी जगन्नाथ कछवा को भेज रहा है, कभी आसफ खां को भेज रहा है, कभी अब्दुल रहीम खान खाना को भेज रहा है, कभी किसको भेज रहा है, कभी किसको भेज रहा है, लेकिन सब यहाँ से जूत खा के वापस जा रहे हैं।
कोई इस युद्ध में आके हरा नहीं पाया। 1582 दिवेर का युद्ध, सुल्तान खां को मारता है अकबर राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी, सॉरी दिवेर का नहीं, दिवेर का युद्ध है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हल्दी घाटी उस मेवाड़ी शेर की गाथा, जिसे इतिहासकारों ने मतभेद होने की वजह से पता नहीं क्या क्या कहा होगा, कहीं कायर भी बताया है, कहीं शेर भी बताया है। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अंत में आपको मैं एक ही बात कहता हूँ कि भले ही इस युद्ध का परिणाम जो कुछ भी रहा हो वो उस टाइम का भूत जानता है, अपन को नहीं पता, लेकिन एक छोटी सी रियासत मेवाड़ का सरदार एक दिल्ली जितनी बड़ी शक्ति के सामने खड़े होते हैं डटकर, उसका मुकाबला करते हैं, यहाँ तक कि जूत दे के भगाते हैं यहाँ से अकबर को। तो भाई साहब ये कोई छोटी बात नहीं है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो राणा प्रताप की जय।